बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्टन फरहान के साथ मैं हूं हसन बेग। मईशत की क्या सूरत हाल है? अभी बजट पास हो चुका और खुदा खुदा करके अमेरिका ईरान जंग भी ख़त्म हो गई और जंग बंदी हो गई और उसके लिए एक मुआहदा भी एक्सपेक्टेड है 2 महीनों में। बहरहाल आयल प्राइसेस कम हो गई हैं और आयल प्राइसेस के कम होने का मतलब ये है कि पेट्रोल डीज़ल जब कम होता है और हमारी जैसी मईशत जो है स्पेशली वहाँ का सबसे एक अच्छा फ़ायदा जो है वो ये होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन या अफरात ज़र कम होना शुरू होता है, प्राइसेस कम होनी शुरू होती हैं और उसके साथ कुछ थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। लेकिन बजट में जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो तो अपनी जगह पे यानी हमेशा ही हम देखते हैं, हर साल ही बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं, फिर टारगेट पूरे नहीं होते। अगर कोई मंजूर नज़र होता है तो फिर कहते हैं टारगेट तो रिवाइज़ हो गया था, डाउनवर्ड रिवीजन हो गई थी, इसलिए उसका कसूर नहीं है। और अगर कोई मंजूर नज़र ना हो, मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन FBR की, तो वो फिर उसको कहा जाता है कि जी इसकी तो कोई कारकर्दगी ठीक नहीं थी और उसको उसी तरह ट्रीट किया जाता है। बहरहाल ये तो हुकूमत वक्त है, वो जाने, उसका काम जाने। हमारा कंसर्न जो है वो बुनियादी तौर पे प्राइसेस के साथ है और महंगाई के साथ है। और महंगाई जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। अभी थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हुआ है, ये प्राइसेस जब आयल प्राइसेस कम हुई तो थोड़ा सा एक बेहतरी फील हुई है। लेकिन फिर भी अभी अगर आयल जो है वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वो प्री वार से भी नीचे आ गया है, तो फिर हमारे ये जो पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल और डीज़ल है वो उस लेवल पे क्यों नहीं पहुँचा, ये सवाल बनता है। और लोग पूछ भी रहे हैं ऐसा क्यों है कि ये फिर प्राइसेस भी तो उससे नीचे आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम और डीज़ल लेवीज़ का एक तरीका ढूंढ लिया है गवर्नमेंट ने। वो लेवीज़ लगाती रहती है, कभी ऊपर कर देती है, कभी नीचे कर देती है। वो पता नहीं अपने शार्ट फॉल जो है रेवेन्यू के वहाँ से पूरा करती है। लेकिन टैक्सेस की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे टैक्स जो है वो थोड़ा सा इन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। यानी जो सेलर है और बायर है उस पर पहले जो टैक्स होता था उसका अगर वो फाइलर है तो वो आधा आधा कम कर दिया है। तो इससे इनका ख्याल ये है कि यहाँ चूँकि ग्रोथ का बड़ा मसला है, ग्रोथ होती नहीं है और जो एक्चुअल सेक्टर है यानी इंडस्ट्रीज़ और प्रोडक्शन, वहाँ पे तो वैसे ही कंपेटिटिव चीज़ें रही नहीं हैं। एनर्जी प्राइसेस इतना ज़्यादा हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में आप शायद उस तरह compete नहीं कर सकते। आप लोगों को मालूम है कि ऑलरेडी जो टारगेट था हमारा बरामदात का उसमें 5.3 बिलियन का शॉर्टफॉल हुआ है। आलमोस्ट 30 बिलियन जो है वो इस बार एक्सपोर्ट्स हुई हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जो एक्चुअल सेक्टर होना चाहिए, जो प्रोडक्टिव सेक्टर है वो तो नहीं होता। लेकिन रियल एस्टेट में डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कोशिश की है, चलो कोई एक्टिविटी जैसे शुरू हो सकती है और होनी चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने कोशिश की है कि थोड़े से टैक्सेस कम किए जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसमें सट्टाबाजी जो है वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में है और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर से ऊपर चला जाता है क्योंकि लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं है। लेकिन एक और टैक्सेस के हवाले से बात करनी थी कि ये व्हीकल्स पे जो टैक्स है वो वैल्यूएशन के मुताबिक कर दिया गया, यानी वैल्यू ऑफ द व्हीकल। अब बात ये समझ नहीं आती कि ये जब डिस्क्रिशन आप देंगे तो हमारी जैसे मुल्कों में तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे भी डिस्क्रिशन आएगा उसका मिसयूज़ ही होता है। और दूसरा ये है कि वैल्यूएशन करेगा कौन, इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक बड़ा इशू जो है वो जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट के हवाले से कोई फंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। आपने कर्ज़े लिए हुए हैं, RSF जो है IMF से अप्रूव कराए हुए 1.20 बिलियन, और उसके बाद आपने ₹2.5 क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है ना, कार्बन लेवी जो है वो लगाई हुई थी पेट्रोल और डीजल पे, अभी ₹5 कर दिए। आपको एक्सपेक्टेड ये है कि आप 50-60 बिलियन उसमें से आएगा और आपने जो बजट रखा है क्लाइमेट के लिए वो 5 बिलियन है। बड़ी अफसोसनाक बात। लेकिन क्लाइमेट से मुझे एकदम अपना एनवायरनमेंट और जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी याद आ जाता है। सोशल एनवायरनमेंट ये है कि यहाँ पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो गया कैपिटल में, इस्लामाबाद में, कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जो है वो किसी खातून को बचाने के लिए गया और वो जो लड़का था, हालांकि एज ज़्यादा नहीं लगती, साद अब्बासी, उसने गोली मार दी, शहीद हो गया आसिम तारिक। अफसोसनाक बात है।
एक लड़के के पास इस तरह यानी असला होना, और दूसरा ये कि वो कोशिश कर रहा था, वो खातून जो है निमरा जो उसकी शायद कुलीग थी कहा जाता है, किसी स्टोर पे इकट्ठे काम करते थे। बहरहाल जो भी मामला था वो कहीं ना कहीं कोई ज़्यादती कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो है हमारे जैसे शायद बाहर भी होती होंगी, लेकिन हमारे जैसी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात याद आती है। बजा तौर पे गवर्नमेंट ने मुशर्रफ दौर में 20% सीटें कर दी पार्लिमान में, वो एक बड़ा स्टेप था, ए बिग स्टेप फॉरवर्ड। और उसके साथ जॉब कोटे में भी हैं। लेकिन ये जो वर्क प्लेस पे, या ये तो वर्क प्लेस भी नहीं थी, गो के उसी से रिलेटेड थी ये जो वाक़या मैंने आपको बताया है। तो वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट है ख़वातीन की वो जारी रहती है, और वो डेफिनेटली हमारा 50-51% ऑफ द पॉपुलेशन है जिन्होंने कोई मईशत में अपना एक बड़ा किरदार अदा करना होता है। वो अगर फ्रीली काम नहीं कर सकेंगी, अगर वहाँ पे हरासमेंट हो रही होगी, तो डेफिनेटली एक तो सोशल मसला है, लेकिन एट द सेम टाइम एक इकनॉमिक मसला भी है, मुआशी मसला भी है। यानी ख़वातीन फिर कैसे काम करेंगी। हम हमेशा अफ़गानिस्तान को और तालिबान को इसी हवाले से याद करते हैं कि वो ख़वातीन को काम नहीं करने देते। हमारी सोसाइटी तो बड़ी लिबरल सोसाइटी है, इसको लिबरल होना चाहिए। लिबरल इस सेंस में होना चाहिए कि ख़वातीन को पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो उसी तरह ही इसकी खुशहाली में कंट्रीब्यूट कर सकें जैसे मर्द हजरात करते हैं। बहरहाल यहाँ पे आप लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ एक सोशल मसला ये भी है कि खुला के केसेस और तलाक़ के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं, ये भी एक नई चीज़ है। बहरहाल इन सारी चीज़ों को, मईशत को और इसके साथ वीमेन एम्पावरमेंट को और टैक्सेस को डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं नुसरत लगारी साहिबा, जो बुनियादी तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान जब भी आती हैं तो हमें टाइम दे देती हैं। और पीपल्स पार्टी वीमेन विंग की वहाँ की सदर भी हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। वो भी हम उनसे पूछेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ कर रही हैं वीमेन के लिए। अदरवाइज़ वेलकम टू द शो जी। और उसके साथ नईम सिद्दीकी साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई, माहिर मईशत, बिजनेसमैन और टैक्सेस के भी माहिर। इनको FBR ने बड़े यानी एक ऐसे दौर में ऐसे टैक्सेस लगा दिए, तो इनके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हम अक्सर शेयर करते रहते हैं जी। तो हम अपने नाजरीन को और सामीन को सुनाते रहते हैं। तो ये टैक्सेस में भी इनकी बहुत महारत है, और ज़ाहिर है एक लिहाज से ट्रेडर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो इनको बहुत कुछ पता है। वेलकम टू द शो जी नईम भाई। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं नायब सदर हैं इस्लामाबाद टैक्स बार के आसिफ फरीद साहब, कारपोरेट लायर हैं और अपने शोबे में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एक वो जो इंटेग्रिटी के साथ काम करने वाले और बड़े लेवल पे काम करने वालों में से हैं। तो वेलकम टू द शो जी आसिफ भाई। सबसे पहले नईम भाई आपके पास आएंगे, ये बताएं कि ये बजट आ गया, पास हो गया, IMF का बजट था, जैसे था हमने 5-7 प्रोग्राम कर दिए, आपको भी बुलाते रहे, चलें टैक्सेस पे टैक्सेस होते हैं, भरमार होती है, गरीब आदमी और मारा जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर ये आई है कि बाहर से अमेरिका ईरान वार जो है जिसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, वो जंग बंदी हो गई है। और जंग बंदी का मतलब दूसरा ये था कि ऑयल प्राइसेस कम हो, ठीक है, वो ऑयल प्राइसेस कम हो गई और जब जंग शुरू हुई थी उससे भी नीचे चली गई। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने वो ऑयल प्राइसेस जो प्री वार सिचुएशन थी वहीं पे आ जानी चाहिए थी, उससे भी कम होनी चाहिए थी, वो नहीं की। तो ये जो सिचुएशन है, आप इसको कैसे देखते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे इस पे मईशत पे? जी थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं ना, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट टू डू बिजनेस। तो गवर्नमेंट जब बिज़नेस करना शुरू कर देगी तो फिर उसकी बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट है, लेकिन उसके जो इफेक्टिव हैं वो सारी अवाम है। लेकिन अभी तो बिजनेस को फारिग करना शुरू कर दिया, PIA प्राइवेटाइज हो गई और बहुत सारी वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इन ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा हूँ कि जब आप $126 पे ऑयल चला गया और आपने उसकी प्राइसेस जो है वो 400 रुपये से ऊपर कर दी, सही, और अब जब दोबारा वो 66-67 पे आ गया है, वो आ गया है। तो अब
इसकी एक्चुअल प्राइस 250 रुपीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, 250 रुपए से 250 रुपये होनी चाहिए। अभी और भी 300 के करीब रखा हुआ है, 297 ये जो इस दफ़ा 1 रुपया 97 पैसे डीजल कम किया और पेट्रोल भी मजाक किया, वो ये 40 रुपये कम होना था असूली तौर पे। लेकिन आप वो एक माफिया है। आपने नोट किया है कि ये ईरान वॉर में, यूएस वॉर में इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? ऑयल सेक्टर। ऑयल सेक्टर, यस। सारे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने कमाए और बेतहाशा पैसा कमाया है। एक ट्रम्प की आवाज होती थी कि सुबह ये होना है तो ऑयल की प्राइस जंप कर जाती थी। पे जो है ना, एक स्टेटमेंट पे स्टॉक मार्केट और प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस सारी जंप कर जाती। तो अगर आप उसको देखें तो पीपल हैव मेड बिलियंस आउट ऑफ इट। सो इस जो डिजास्टर में जो बेनिफिट उठाया है वो तो सबसे ज़्यादा ऑयल मार्केटिंग जो उठाया होगा, यहाँ पर असले की फैक्ट्री ने उठाया है, यहाँ असले की ट्रेडिंग, वो जो क्या कहते हैं स्टिक एंड कैरेट की जो पॉलिसी है यूएसए की, वो इस वक्त आपको बड़ी मिडिल ईस्ट में नज़र आ रही है कि उनके कितने ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है ना वो इन्वेस्ट हो गए हैं अमेरिका में, और अभी भी उनके कई दफ़ाई मायदे होंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उसकी फैमिली क्रिप्टो में इतना कमा रही है। क्रिप्टो का तो बड़ा धमाका, क्रिप्टो का तो एक लाहौर में भी आपने धमाका सुना। इस चीज ने हमारे वो वाले जो कंसेप्ट होते थे कि ये बाहर की सोसाइटी, बाहर के लोग कितने इनकी इंटेग्रिटी होती है, वो तो खत्म हो गए। वहाँ का प्रेसिडेंट भी वही कर रहा है जो हमारे यहाँ लोग करते हैं। देखिए, हम जो वो कुछ छोटी सी परसेंटेज है उसके बारे में बात नहीं करते, हम तो जनरल लोगों के बारे में बात करते हैं। हमारे पढ़ चलते हैं कि हम उस सब जाए। लेकिन अब आपने जो बात की है ना वो ये है कि गवर्नमेंट का काम है कोई इम्प्लीमेंट करे उस प्राइस को, और उसके साथ साथ उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नीचे तक लेके आए, ताकि जो सब्जी वाला भी है, जो ट्रेडर भी है, जो ट्रांसपोर्टर भी है, वो सारे अपनी प्राइसेस जो है ना वो कम करें, ताकि लोगों के किराए कम हो, ट्रांसपोर्ट में कमी हो, उसका इम्पैक्ट। देखिए जब हम कहते हैं ना थोड़े मेरे ख्याल कम तो हुए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। सर जी देखिए, इन्फ्लेशन उस तरह डाउन नहीं हुआ, आप कह सकते हैं कि लेकिन इन्फ्लेशन का पूछना है ना तो रेडी वाले से पूछें, छोटे दुकानदार से पूछें, सड़क पे चलते हुए मजदूर से पूछें कि इन्फ्लेशन होता क्या है। आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ के आप इन्फ्लेशन की बातें करें कि इन्फ्लेशन किधर चला गया, किधर, मतलब व्हेन यू डिस्कस ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एलीट, तो दैट इज नॉट द बजट। अब ये जो अब जो बजट है, इस बजट में आप देखें गवर्नमेंट ने अब एक बैलेंस शीट को, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अकाउंटेंट जो है बैलेंस शीट को प्लस माइनस करते हैं ना, अच्छा यार एसेट्स इधर है, लायबिलिटीज इधर है, नेट रिजल्ट ये है। नेट रिजल्ट वही है। कई चीज़ों पे विदहोल्डिंग टैक्सेस में कुछ इजाफा हो गया, कई चीज़ों पे अदरवाइज इजाफा हो गया, कई एक्साइज एंड टैक्सेशन में टैक्सेस में इजाफा हो गया। इस तरह मुख्तलिफ जगह के ऊपर इन्होंने बैलेंस किया है। कई जगह जो एट सोर्स जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनको कई जगह पे सेल टैक्स को इंक्रीज कर दिया। जैसे पंजाब में 5% था रेस्टोरेंट के ऊपर, तो 8% कर दिया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जाके इन चीज़ों को बैलेंस किया। तो गवर्नमेंट ने अपनी फिगर्स को वहीं रखा है या उससे बेहतर किया है। अब ये देखना ये है कि इस बजट से, पिछले साल का बजट जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 2 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हुई, 1.9। हमारी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन जो है ना 6% हमारी एक्सपोर्ट कम हुई, और हमारी इंपोर्ट जो है वो 6 बिलियन डॉलर इंपोर्ट बढ़ी। हमारा 35 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट हो गया। अब ये वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि नीचे वालों का क्या हाल हुआ है। ठीक है। जब एक्सपोर्ट आपके, देखिए आपका एक साल नहीं है ये वाला, आप अपने आप को पिछले साल से कंपेयर करते हैं। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन की आपने बात की, पिछले 20 साल का इन्फ्लेशन डाले ना तो आपकी एक्सपोर्ट इस वक्त 70 बिलियन डॉलर होनी चाहिए थी। ठीक है ना, हर चीज को क्योंकि इतना इन्फ्लेशन आ गया तो एक्सपोर्ट भी फिर बढ़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ती। एक बिजली का जो बिजली का यूनिट 2004 में हो सकता है 8 रुपए का हो, आज वो 60 रुपए का है। ठीक है, किराए हर साल 10% बढ़ते हैं, आपकी गैसेज बढ़ती हैं। तो वो उसी हिसाब से आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए ना। क्यों आसिफ भाई, ये जो टैक्सेस का मामला है, ये तो इन्होंने हर साल टैक्सेस बढ़ाने ही होते हैं। तो अभी आपको कैसा ये पूरा निज़ाम लग रहा है, जिसमें स्पेशली प्रॉपर्टी पे ज़रा इन्होंने मेरे ख्याल टैक्सेस थोड़े कम किए हैं, और उस पर भी बात करनी थी। और दूसरा बात करनी थी जो इन्होंने ये व्हीकल्स पे टैक्स जो है ना एज़ पर वैल्यू लगा दिया है, तो इस पे ज़रूर बताइएगा। ये नईम भाई से भी दोबारा मैं पूछूंगा, तो क्या ये अब आपको कैसा लगा है ये वाला इकदाम जो है गवर्नमेंट का? बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अभी जिसके ऊपर सवाल किया है।
देखें ओवरऑल अगर बजट को देखेंगे तो नईम साहब की बात को कंटिन्यू करेंगे, बैलेंस शीट टाइप चीज़ है, आपने चीज़ों को आपस में बैलेंस तो करना है। अब जिस तरह पिछले साल के रिवाइज जो हमारा रेवेन्यू टारगेट था टैक्स किया तक वो 12,900 अरब रुपए का था, अगले साल के लिए आपने माली साल के लिए 26 जी एग्जैक्टली फिर रिवाइज जी बिल्कुल रिवाइज किया गया था, आपने अब तकरीबन 15,200 अरब रुपए का टारगेट रखा है। फिर वही चीज़ें होंगी जो आपके इलम में है कि जी कैसे कलेक्शन की जाती है। स्पेसिफिकली अगर प्रॉपर्टी को देखें तो पे तो लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके अकाउंट से जो है ना करोड़ों रुपए अगले निकलवा लेते हैं। वो कोई ओवरसीज पाकिस्तानी ने शिकायत की है, कतर में बैठा हुआ है, कहता है जी मेरे साथ तो ये ज्यादती हो गई है, पता नहीं, आई डोंट नो गवर्नमेंट नहीं वो खैर उसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एफपीआर किसी भी अकाउंट से आला फैसला नहीं हुआ। जी बिल्कुल आला फैसला नहीं है, फैसला वो फैसले के बाद टाइम गुजर गया, अपील नहीं की तो फिर स्टे भी नहीं है। अच्छा प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, देखिए प्रॉपर्टी सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की हुकूमत ने इस बजट के अंदर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ की कि आपको जो प्रॉपर्टी सेल और परचेज के ऊपर टैक्स के रेट्स उनको कम किया गया। परचेज के ऊपर टैक्स आपका 1.25% कर दिया गया, सेल के ऊपर 2.75। ना सिर्फ रेट कम हुआ बल्कि उसको फ्लैट कर दिया गया है। यानी पहले ये था कि जी आप अगर फर्ज करें 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, रेट कम था 2 करोड़ से ऊपर ज़्यादा, अब फ्लैट रेट है, आप 1 करोड़ की लें 10 करोड़ की लें फ्लैट रेट देना है। अच्छा एक चीज़ उसके साथ ही अब दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, फाइलर के बाद जो लेट फाइलर और नॉन फाइलर था, लेट फाइलर की कैटेगरी अब खत्म हो गई है, अब सिर्फ फाइलर और नॉन फाइलर है। यानी आप टैक्स मुकर्रर तारीख पर रिटर्न जमा करेंगे तो आप फाइलर हो जाएंगे, मुकर्रर तारीख के बाद करेंगे तो आप नॉन फाइलर है। अच्छा अब रेट उन्होंने एक तो प्रॉपर्टी के ऊपर कम कर दी, दूसरा नहीं एक चीज़ और नाजरीन के लिए बताइएगा कि अगर वो टाइम फर्ज किया 30 सितंबर है या जो भी है तो उसके बाद जमा कराएगा तो वो नॉन फाइलर कहलाएगा? नहीं वो उस वक्त तक नॉन फाइलर रहेगा जब तक उसका जुर्माना नहीं जमा कराएगा, जुर्माना नहीं जमा कराता। अब इंडिविजुअल के लिए जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक इस बजट के अंदर ये भी आया कि आल्दो कह रहे थे कि इसको शायद विदड्रॉ कर लें कि अकेला शख्स 30 सितंबर गुजर की डेट एक्सटेंड नहीं हुई, रिटर्न फाइल नहीं कर सका, 1 अक्टूबर 10 अक्टूबर को की, जब तक वो 25,000 रुपये का जुर्माना नहीं जमा कराएगा वो फाइलर नहीं बनेगा। उससे पहले ये जुर्माना 1,000 रुपया था। अब बड़ी एक मज़ाक़ा खेज़ शर्त भी साथ रख दी कि जी आप कमिश्नर को जाकर ये अंडरटेकिंग दें कि जी मैं अगले 6 महीने में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा, आप मुझे फाइलर कर दें। अच्छा यानी आप देखिए आप कमिश्नर के पास आप सर्टिफिकेट लेने बड़ी अजीब सी बात है। यानी आप उस रेट को मिनिमम रखते हैं इंडिविजुअल के केस के अंदर, आप कमिश्नर के पास जाएगी जी सर्टिफिकेट दें मैं फाइलर होना चाहता हूँ, मुझसे 25,000 इसी तरह की चीजों से तो ये नहीं भाई तंग आए हुए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते रहे। अच्छा अब इसके अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर के वाले से एक और चेंज थी, वो तो ऑलरेडी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जजमेंट आ गई, जो 7E का टैक्स था वो खत्म कर दिया था, वो अब खत्म हो गया आपके लिए बड़ा उसके जी बिल्कुल वो खत्म हो चुका है। फिर अब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर जो आपके जिस तरह सैंड क्रश सीमेंट वगैरह थी उनके ऊपर कुछ टैक्सेस के केसेस में उन्होंने कमी पेशी की है। रियल एस्टेट उम्मीद है कि बूस्ट इससे करेगा। मगर इसके साथ ही जो अब आपने गाड़ियों की बात की, अब गाड़ियां देखिए अब आपका जो 1000 सीसी तक था पहले जो फिक्स टैक्स उसको बढ़ा के 20,000 रुपये ले गए। अब एक बंदा एक छोटी गाड़ी रख ला 20,000 रुपये उसने वन टाइम देना है, आल तो वन टाइम है, वैल्यूएशन का मसला नहीं होगा। वैल्यूएशन का मसला 1,000 गाड़ी जो है 40 लाख की है, नहीं वैल्यूएशन वैल्यूएशन का मसला 1,000 सीसी से ऊपर क्यों गाड़ियों पर वही 1,000 से ऊपर जो है जी बिल्कुल वो जाहिर है वैल्यूएशन किसी के 1800 सीसी है। अब 1800 सीसी वाला जो है ना कैसे जाके कहे कि उसका एक्सीडेंटेड गाड़ी है और उसकी जो वैल्यू है अगर पहले वो 80 लाख थी तो अभी वो आ गई है 45 लाख पे, तो वो कहेंगे कि नहीं जी ये तो अभी भी 70 लाख की है या 75 लाख की है। इसके ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कहाँ ले जाएगा? अच्छा ये वही मिसाल है जो बंदर के हाथ में उसरा देने वाली बात है। अच्छा यही तमाम चीजें अगर आप देखेंगे कस्टम्स के टाइम पे जो उन्होंने डिक्लेयर्ड और असेस वैल्यू का फर्क था ना कि जी आपकी एक डिक्लेयर्ड वैल्यू है, ऑफिसर की मर्जी एक्सेप्ट करे ना करे, खुद असेसमेंट करे, यही काम अब यहाँ पे एक्साइज वालों ने करना है। अब नई गाड़ी तो समझ आती है कि फैक्ट्री ने उसकी प्राइस हो गए ईटीओ साहब के बिल्कुल। अब आपने पुरानी गाड़ी एक्सीडेंटेड भी आप उसको एविडेंस भी देने कहेगा नहीं भाई मेरे मुताबिक तो इसकी वैल्यू 70 लाख है तो टैक्स 70 लाख पे आपने तो ये बात समझ नहीं है कि इन्होंने क्यों किया है इसको, क्यों नहीं भाई साइकिल लें साइकिल अब साइकिलें चलाएं। देखिए ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर तो आपने अभी हुई 1% ही रखी हुई है फिलहाल कम है लेकिन ये जो है ना ये रैशनल नहीं है। पंजाब में भी ये वैसे परसेंटेज के हिसाब से है लेकिन अब मैं पढ़ रहा था अभी एक फोरम पे कि एक बंदा गया उसकी गाड़ी थी कि 2015 की तो उसकी आधा घंटा लग गया उसको वैल्यूएशन ढूंढने में कि वैल्यूएशन क्या है। अब आपके पास पहला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये आपके पास आप अपनी वैसे ही उनकी वेबसाइट पे आप डालें अपनी गाड़ी का नंबर डालें अपना मालिक का नाम डालें तो वो आपको बता देता है कितना टैक्स है। लेकिन इस सब का नट शेल क्या है मतलब वाई ठीक है why exactly that is the question why that is only one answer government is lack of money
Government wants to collect funds, government wants to collect revenue right, left, center. एंड दिस इज़ द वे, जैसे मैं पहले कहा कि उन्होंने एक बजट में भी मुख्तलिफ तरीके ऐसे इख्तियार किए जिससे उनका रेवेन्यू इंक्रीज। अब 15,264 अरब रुपया आपने इकट्ठा करना है अगले साल में, वो कैसे इकट्ठा करेंगे आप? वो इसी तरह इकट्ठा करेंगे कि आप ये बेसिकली आप देखें ना, ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग, एक्साइज जो है ना ये सूबों का सब्जेक्ट है, ये फेडरल का सब्जेक्ट नहीं है उस लिहाज से। लेकिन गवर्नमेंट की एंड पे सिर्फ एक नटशेल ये है कि वी नीड रेवेन्यू, चाहे जैसे भी आता है। क्यों नुसरत साहिबा, आपके पास कौन सी गाड़ी है? आपने कोई बड़ी गाड़ी रखी होगी, आप पे टैक्स, अगर पाकिस्तान में रहना है तो फिर टैक्सेस वैक्सेस जो है ना, ये सारे वैल्यूएशन जो है ना, ये सारे ये वाला सिस्टम आ गया अब। अच्छा बेग साहब, मैं ना जब यहाँ पर लास्ट टाइम, हाँ जी, मैं लास्ट टाइम जब आई हुई थी तो मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गई, तो मैंने कहा कि हर चीज़ थ्रू हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है, ठीक है, तो मैंने कहा कि कैश निकाल कर कितना दे बंदा और कितना रखे हाथ में, तो सही नहीं है, तो मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया। अच्छा, बैंक अकाउंट खुलवाया तो मुझे लोगों ने कहा कि जो है ना अनुसार 3 महीने के बाद जो है ना आप पे टैक्स लागू हो जाएगा। मैंने कहा मुझ पे क्यों होगा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मैं यहाँ से कमा नहीं रही हूँ, वहाँ पे मैं सारा टैक्स पे कर रही हूँ, तो आप लोग मुझसे किस चीज का टैक्स लेंगे? मैं तो उल्टा एक्सपेंस यहाँ पे कर रही हूँ, तो आप लोगों के तो उसमें जो मेरा जो है, अगर आप देखें इतना सारे एक्सपेंसेस किए हैं तो आप बताएं ना। तो मैं ये जो जवाब दूँ ना, मैं यूएस में हूँ कि ये पैसा कहाँ से आया, ठीक है, जो जहाँ पे मैं ऑलरेडी टैक्स पेयर हूँ। में आई हुई है तो पाकिस्तान में भी जवाब दे। हाँ, वो मुझे कहने लगे कि यहाँ पे भी आपको टैक्स पे करना। मैंने कहा मैं अर्न करूंगी तो टैक्स पे करूंगी, जब अर्निंग नहीं होगी। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज बता रहे थे वो व्हीकल के उस पर कि अच्छा, वैसे बड़ी बात है, मैं बताऊं, मैंने अभी तक व्हीकल खरीदी नहीं है, अभी तक रेंट पे चला रही हूँ मैं, इसलिए आप पे कोई टैक्स का मामला नहीं है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वो जो हमारे यहाँ क्या होता है कि यूएस में हमारे यहाँ एक विन नंबर होता है गाड़ी का, राइट, जो मतलब हर चीज की एक आइडेंटिटी होती है। आपने विन नंबर डाला, आपको वो सिस्टम बताएगा कि इस गाड़ी पर कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कौन इसका ऑनर रहा है, क्या क्या चीजें इसके ऊपर, कितने किसकी वैल्यू होती है। जी, ये चीजें यहाँ पे, अच्छा, हम मॉडर्नाइज करेंगे चीज़ों को, ये चीज़ों में जाएंगे तो हम कुछ उसका बेनिफिट लेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ तो टैक्स चोरी ये सब कुछ इतनी है, करप्शन इतनी है कि हम इन चीज़ों को सोचते ही नहीं है कि इसको सिस्टमेटिक करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आई तो उन्होंने कहा कैमरे लगे हुए, स्पीड हल्की करके चला रहे हैं, यार मुसीबत हो गई है। तो मैंने कहा शुक्र है कुछ तो अच्छा हो रहा है। नहीं, वो ऑस्टेरिटी मेजर्स के तौर पे जब ये जंग हो रही थी तो उस जमाने में आपको मालूम है कि ये ऑयल प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई, तो हम गवर्नमेंट जो है ना उसने कुछ किया हुआ था, अब दोबारा सारी चीजें बहाल हो गई हैं बाय द वे। लेकिन अच्छा, ये बताएं कि ये जो बात की है, ये तो खैर जी नहीं भाई, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है। पाकिस्तान में आप गाड़ी का नंबर डालते हैं, ये नंबर डालते हैं अपनी गाड़ी का, ओनर कौन है, क्या है, नंबर क्या है, ये सारी ये आपको बता देता है कि जी हमारा टैक्स इस साल अब 2,32,000 रुपये हो गया है, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इतना ज़्यादा टैक्स फॉर एग्जांपल हो गया है और नीचे वाले लोग क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं हमारी किस्मत का। मैं आप जर्नलिस्ट हूँ। नहीं सर, नहीं सर, आप ब्यूरोक्रेट पहले, जर्नलिस्ट बाद में है। तो जैसे इन्होंने एक दूसरा कोट पहन लिया, जैसे नबील साहब ने हिम्मत करके एक फ्रेज यूज की अपने काले कोट की का फायदा उठाते हुए, मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इस कौम को जितना पीसना है पीस लो, बस वो तो पीसी जा रही है। मेरी बात, ये इतने साबर और शाकिर लोग हैं ना, ये बोलते ही नहीं, खुदा की कसम। आप देखें, जो सबसे खौफनाक खबर मैं इस वक्त आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, वो इन सब खबरों से बालातर है। अच्छा। जो आज सुबह मैंने टीवी पे देखा, अच्छा, कि पाकिस्तान में एजुकेशन का बजट 117 अरब रुपए, जी, श्रीलंका में वो 300 अरब से ज्यादा है, जी, और बांग्लादेश में आपको अंदाजा कितना, 3,150 अरब, और यहाँ पे 2.5-3 करोड़ बच्चे जो है ना वो फिर करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है। 2.5 करोड़, जी, ये ऑफिशियल फिगर है, हो सकता है 4 करोड़। जी, एग्जैक्टली। यहाँ काउंटडाउन देखे तो हमारे जो देहात है जो देहातों के स्कूलों के नाम तो है, स्कूल नहीं है। उस दिन आपने सोशल मीडिया पे मैंने देखा है टीचर का ट्रांसफर हुई और वो सिंधी में बोल रहा था कि मेरी यहाँ पे ट्रांसफर हुई है और यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ बिल्डिंग ही कोई नहीं है।
सर ये जुल्म जो हो रहे हैं ना, इनको देखें आप। नहीं वो सही है। आने वाले ये जो बातें भी कर रहे हैं ना, ये कोई सोना बेच रहा है अपना घर का, कोई अपने घर की कोई चीज बेच रहा है, ये जो नस्ल है ना, ये अब सेक्रीफाइस कर रही है। नहीं आप सही कह रहे हैं। पिछली नस्ल ने जो कमाया था, ये नस्ल अब उसको, और आपकी एक जो जिंसी है ना, उसको इस बात की परवाह नहीं किया, और वो कहते चलो हमारे पास कपड़े होंगे पहन लेंगे, नहीं होंगे जो है वही पहन लेंगे। ये जो सारी परेशानी मैं आपको बताऊं सर, ये एजुकेशन बुनियाद है। और आप देख लें, मैंने आपको तीन मुल्कों की मिसाल दी है। हम 170 अरब हैं, 170 अरब की तो यहाँ ब्लू एरिया में बिल्डिंग खड़ी है। आप समझ गए मेरी बात? पूरे मुल्क का बजट, और श्रीलंका आपसे उसकी आबादी 4 गुना कम है। और बड़ी अच्छी मिसाल दी है। इधर एक प्लाजा जो है ना, वो 117 अरब से ज्यादा का होता है, और आपने मतलब एजुकेशन का ये बजट रखा हुआ है जहाँ पे बच्चे वैसे ही कर रहे हैं। सर आप किन चीजों की बातें कर रहे हैं? आप तो एक जो नासूर है उसको फैला रहे हैं। और तालीम देखें, आप ईरान की आप मिसाल लें, 99% एजुकेशन है वहाँ पे, डिस्पाइट ऑफ इतनी स्ट्रगल के बावजूद। वहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी है, वहाँ पे 7,000 ब्रांचेज हैं बैंकों की। आप वो देखें, लेवल देखिए आप एजुकेशन। वहाँ पे मेरा ख्याल है वो जो एक हम डिस्कस नुसरत साहिबा से कर रहे थे, वो वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, जो मैंने इब्तदाई में भी बताया कि बुनियादी तौर पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हैरासमेंट के बड़े केसेस हैं। अभी कल परसों की बात है, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जो है, वो कोई इसी तरह का एक केस था। वर्क प्लेस पे तो नहीं था, लेकिन वर्क प्लेस से रिलेटेड था, क्योंकि किसी स्टोर में वो लड़का और लड़की काम करते थे, और वो लड़का जो है ज़बरदस्ती लड़की को कोई वो करने जा रहा था। इस्लामाबाद का वाक़या है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद जो है, उसने रोकने की कोशिश की, लड़के ने, दहशत गर्दी का ये आलम है कि उसके पास असला भी था, उसने गोली भी मार दी, और वो गरीब ऑन द स्पॉट शहीद हो गया। ये वाली जो सिचुएशन है, ये मेरा ख्याल है कहीं बाहर अमेरिका में भी इस तरह की सिचुएशन आपने देखी है, या वहाँ पे भी होता रहता है, इधर भी हो रहा है? अच्छा भाई साहब, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन तो आपका बड़ा वैलिड और अच्छा है। इस वक्त ये जो चीज़ हम फेस कर रही है ना ख़वातीन, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये बाहर भी हम फेस करते हैं, राइट? ये जो सोशल हरासमेंट ख़वातीन के साथ है ना, ये बहुत ज़्यादा है, हर जगह पर है, ठीक है? मतलब यूएस में हमें कहा जाता है कि ये ख़वातीन की जो है ना यहाँ पर ज़्यादा है, उनके हकूक़ ज़्यादा हैं, उनके राइट्स ज़्यादा हैं, मतलब उसको काउंट ही उसी यूएस को किया जाता है। लेकिन आप सोचें, आज तक यूएस में एक खातून जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकी, तो वाइस प्रेसिडेंट तो कैमला हैरिस बनी थी, लेकिन एक भी खातून। ये क्या है? ये भी सोशल हरासमेंट है, ये आपकी यही चीज़ें हैं, क्योंकि वो खातून को आगे ही नहीं आने देते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंटशिप पे कहाँ आई आज तक? अच्छा, ये पाकिस्तान वाली सिचुएशन फिर भी नहीं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, आप ये यहाँ की बात कर रहे हैं कि ये सोशल, ये जो वर्क प्लेस हरासमेंट है, ये वहाँ पर भी होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं होती। अच्छा, उस सूरत में क्या होती है? अच्छा, ये भी है, और यहाँ पे केसेस भी सुने जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो केसेस और रिपोर्ट हो रहे हैं, वो ये है कि मर्दों की भी हरासमेंट हो रही है, यानी ख़वातीन भी हरासमेंट कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल दोनों तरफ। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये ना बाज़ औक़ात तो हमारे यहाँ मर्द भी बड़ा मजलूम हुआ है आजकल, राइट? अच्छा, ये यहाँ पे नहीं है, ये यूएस में भी मैंने केसेस देखे हैं। अब तो लोग मुझे कहते हैं कि मैडम सारा ख़वातीन के लिए करेंगे, हम मर्दों के लिए भी कुछ कर लेना। ये वैसे आने लेटर नोट एक ज़माने में कहते हैं कि फैसलाबाद के एक सिविल जज के पास एक मर्द चला गया, उसने कहा जी मैं अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता हूँ, वो मुझसे वो करवाने नहीं देती। तो उसने कहा ये पहला केस देखा है जिसमें मर्द जो है ना खातून मजलूम है, और इस तरह के केसेस भी हो रहे होते हैं। नहीं, वैसे ये बात हकीकत है। देखें, वही हो जाती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और ताली दोनों हाथों से बजती है। देखा जाए तो आपने सही मिसाल दी कि यहाँ पे जी बिल्कुल है, इस तरह का प्रॉब्लम है, और वो नहीं होना चाहिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट। जब यहाँ पे ये केसेस आते हैं ना, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप लोग वेस्ट को भी इससे कंपेयर करें ना, तो आप लोगों को आइडिया हो कि ये चीज़ें हम यहाँ पे ही ख़वातीन फेस नहीं करी, ये वहाँ पे भी फेस करी। अगर मैं वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, मेरी NGO रन कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट टाइम मेरी और आपसे की एक डिस्कशन हो रही थी कि वहाँ पर बहुत यंग बच्चियों के जो है, अगर आप मॉल्स में जाएं तो वहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं कि वो बच्चियाँ मिसिंग हैं, तो वो क्या है? सही, तो इसका मतलब है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। क्यों ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है ना एक प्रॉब्लम है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक वर्ल्ड वाइड ये कॉन्सेप्ट देखें आप अपने, मैं कहता हूँ आप छोड़ें, आप जापान को देखें,
जी। आप चाइना को देखें, आप कोरिया को देखें, मैंने तो सर 15 साल वहाँ गुजारे हैं ना, वहाँ आज भी औरत मर्द के पीछे चलती है। चले आसिफ भाई से एक और चीज़ पूछनी थी। आसिफ भाई ये बताएं कि चूँकि आपका टैक्स से बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ ज़्यादा है, ये जो सिंप्लीफाइड एक टैक्स रिटर्न आ रहा था वो आगे ये जुलाई शुरू है या अभी तक नहीं आया? अच्छा सर, मज़े की बात आपको इसमें बताऊं, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। अभी ड्राफ्ट रिटर्न का फॉर्म कई महीने पहले आ गया था। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रिटर्न देने के बाद उसको नोटिफाई करना होता है। आज इस वक्त जब हम आपके साथ स्टूडियो में बैठे हैं, इस वक्त तक रिटर्न का फॉर्म नहीं आया अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। अच्छा, और इश्तिहार आने शुरू हो गए कि टाइम शुरू हो गया रिटर्न जमा करने के। अच्छा, बेसिकली यही हर साल हमारा एफपीआर के साथ एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन होता है कि जी आप जिस डेट को रिटर्न नोटिफाई करें वहाँ से 90 डेज स्टार्ट करें, ना कि जी आप 1 जुलाई से करें। अच्छा, सिंप्लीफाई सर नहीं हो रहा, इस दफ़ा उसको मजीद मुश्किल किया जा रहा है और ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल किया जा रहा है। अच्छा। अब मुश्किल क्या किया जा रहा है कि जी पहले फ़र्ज़ कीजिए आप लिखते थे कि जी मेरी तनख्वाह है 6 लाख रुपया, 8 लाख 10 लिखनी। अब आप उस वक्त तक रिटर्न सबमिट नहीं होगी जब तक आप एम्प्लॉयर का NTN या CNSE नहीं डालेंगे। यानी ये साबित करेंगे कि आप तनख्वाहदार हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी के केस के अंदर अब इतनी डिटेल आपसे मांगी जा रही है कि लोकेशन क्या, उसका साइज़ क्या है, आपने कब खरीदी, कितने की खरीदी, यानी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए रिटर्न फॉर्म को मुश्किल करेंगी। मुश्किल कर रही है। अच्छा, अब उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम चेंजेस के वाले से कर रहे थे, आल्दो उन्होंने चेंज किया सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए किसी हद तक रेट्स को रिलैक्स किया है। पहले 5 स्लैब थी तो अभी 8 पे चली गई। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हाई अर्निंग पर्सनस के इंडिविजुअल के केस में है, जो 4C सुपर टैक्स लगा था, अब वो 500 मिलियन या अबव पे लगेगा, उससे कम पे नहीं होगा, बिजनेस या पार्ट बिजनेस के ऊपर लगेगा। फिर एक चीज़ मैडम, चूँकि मेरे ख्याल शायद जी खुद तो नॉन रेजिडेंट है, इन पे तो वो शर्त अप्लाई नहीं होती। वो लोग जो रेजिडेंट होने वाली है, रेजिडेंट होने वाली है। अच्छा, फिर इनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसका कोई फॉरेन एसेट है, पहले उसके ऊपर 1% CVT आपको देना पड़ता था, अब वो खत्म कर दिया इस बजट के अंदर। वो फायदा आपको दे दिया। अच्छा, अब गरीब पाकिस्तानी के बाहर तो प्रॉपर्टी होगी नहीं। अच्छा सर, उसके साथ अब उन्होंने और ये क्या किया कि सोशल मीडिया के ऊपर पहले टैक्स नहीं था, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो इस बजट के अंदर उनको भी टैक्स कर दिया गया। अब उनको भी आने वाले टाइम इन सबको नोटिस पे आएंगे। ठीक है, वो एक चीज जो है ना। और दूसरा एक चीज ये की है इन्होंने कि जो प्रॉपर्टी में आप देखें ना, कैच 22 कहाँ पे है। ठीक, प्रॉपर्टी में अपर लिमिट पे 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पे तो चले 36K और C में कमी कर दी। ठीक है, लेकिन ये पहले जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी ना, 1 करोड़ तक जो बाइंग करते थे उसमें कम टैक्स था, उसको फर्दर प्रोपोर्शनल प्रो रेटा कम नहीं किया। तो मकसद है कि जो अमीर आदमी है उनको तो बेनिफिट हो गया, जो ऑलरेडी पहले कम वैल्यू की प्रॉपर्टी की थी उनको कोई उस तरह बेनिफिट नहीं हुआ। उनका रेट वही 1.25 या 2.75 ही रहा, जबकि उनका भी प्रोरेटा बेसिस पे रेट कम होना चाहिए था। तो ये अब इसमें भी ना शराफिया को फायदा ज़्यादा है। जैसे अब बाहर की आपकी प्रॉपर्टी है, अब आप बीइंग ए रेजिडेंट इन पाकिस्तान, ओनिंग ए प्रॉपर्टी ओवरसीज, चाहे वो दुबई है कहीं है, और आप उसके ऊपर कैपिटल वैल्यू आप माफ़ कर दें। ठीक, जाके ये बात हो रही है कि भाई पैसा कहाँ से आया था, भेजा कहाँ से था, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ये हो रहा है, तो सोर्स बताएं, वो सारा कुछ ही खत्म हो गया। जब आप एक चीज़ पे कैपिटल वैल्यू आपने माफ कर दी, तो आपने एडमिट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी। बिल्कुल ज़ाहिर है। आसिफ भाई, एक और चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि ये जो पेंशनर्स हैं और तनख्वाहदार लोग हैं, तो उनका जो बैंक अकाउंट है वो अगर 10 मिलियन से ऊपर जाएगा तो फौरी तौर पे एक रेड अलर्ट आ जाता है जी। उस पर वो बैंक वाले भी पूछना शुरू कर देते हैं कि जी आप ये किधर से क्या। अब एक चलो तनख्वाहदार जो बंदा है उसका पूछना तो फिर भी कहीं पे कोई शायद कोई सेंस बनता हो। जो पेंशनर है वो तो रिटायर हो चुका है, अब उसके मुतालिक ये पूछना कि भाई वो कोई चीज़ बताएगा कि मैंने ये चीज़ ली है या ये बेची है, ये वो उससे भी पूछा जा रहा है। वो कहते हैं ये भी एक सम सॉर्ट ऑफ हैरासमेंट है। नहीं सर, ये वाली अमेंडमेंट तो लॉ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। यानी जो आप 10 मिलियन की बात कर रहे हैं ना, ये नहीं ये ऑलरेडी है। अब इन्फोर्स इन्होंने करना अभी से शुरू किया है, एक चीज़ होगी। अब दूसरा चीज़ ये कि अदरवाइज भी बैंक ड्यू डिलीजेंस के तहत अब तमाम लोगों से पूछना है। फ़र्ज़ कीजिए आपका सैलरी अकाउंट है, महीने की सैलरी 2 लाख रुपया है, 24 लाख रुपया साल में आना है। अब ऑल ऑफ अ सडन कहीं से 2-3 मिलियन आ रहे हैं तो बैंक पूछता है पहले कि जी कहाँ से आए हैं पैसे। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करते तो अकाउंट वो
ब्लॉक कर देगा SPP के रूल्स के तहत। इसी तरह पेंशनर्स हैं, अगर फर्ज कीजिए आपकी पेंशन साल की 50-60 लाख रुपए आ रही तो कोई सवाल नहीं है। अगर ऑल ऑफ अ सडन कहीं से अमाउंट आएगी, फर्ज कीजिए किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी है तो प्रॉपर्टी का एविडेंस देगा उनको। जी बिल्कुल, तो ये नहीं है कि इसको किसी जगह मिस यूज किया जा रहा है। ये वाले सवालात ऑलरेडी कानून के अंदर है, इम्प्लीमेंटेशन अभी की जाए और इसमें कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा दूसरा सॉरी इसके साथ एक चीज और कि काफी जगह पे सोशल मीडिया पे ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी FPR के पास सारा इख्तियार आपका बैंक्स का चला गया। ऐसा नहीं है, बैंक्स पाबंद जरूर हैं कि जी आपके अकाउंट में 10 लाख 20 लाख या 50 लाख की एक लिमिट रखती है, इससे ज्यादा किसी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है वो FPR को रिपोर्ट जरूर करेगा। अब देखिए, अब बात अपनी आप प्रोफाइल FPR की खोलिए, अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है, आपकी अपनी FPR की प्रोफाइल के अंदर डेटा आ रहा होता है। फलां डेट को 1 करोड़ रुपया निकला, 2 करोड़ जमा हुआ, तो वो आ रहा है ऑलरेडी। ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ ये कि इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द बोर्ड हो जाएगी, जो पहले कुछ केसेस में थी अब सब में हो। मैं समझ गया, करंट अकाउंट में ये नहीं है जी, करंट अकाउंट में नहीं है, ज़ाहिर सेविंग में। क्यों नुसरत साहिबा, ये जो वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान में मुशर्रफ दौर में एक बड़ा अच्छा काम हुआ। आपको मालूम है हमारी पार्लिमान में भी 20% है, जॉब में भी ख़वातीन को मौका दिया गया, उनके कोटे रखे गए हैं, वेदर दे मतलब कम्पीट और नॉट, लेकिन ये है कि वो आएंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको फील होता है कि खैर यहाँ पे औरत मार्क भी होते रहे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं, तो क्या सिचुएशन आपको लगती है पाकिस्तान में वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, आप कैसा फील करती हैं? पहले बताएं, सच बोलने पे पाबंदी तो नहीं है? नहीं, सच बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है। आप एक्चुअली जो लोग सच बोलते हैं ना उनकी आवाज़ भी दबा दी जाती है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैं सच कहूँगी तो यहाँ हमें जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हम ख़वातीन, बीइंग अ फीमेल, यहाँ पे तो कर रहे हैं, लेकिन हम US में भी कर रही होती हैं ख़वातीन, और अपनी कम्युनिटी से कर रही होती हैं। इम्पोर्टेंट बात है, पहले भी की है, तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारे जैसे मुल्कों में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी हो रहा है। लेकिन मैं बता रही हूँ ये हमारी कम्युनिटी में ही होता है। वो कम्युनिटी जिनको हमें वहाँ पर जाके ये सोचना चाहिए कि मैं उस मुल्क की बेटी हूँ जिस मुल्क से वो भी हैं, राइट, लेकिन वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारी लेग पुलिंग जरूर हो रही होती है, हमारी कैरेक्टर असोसिएशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, और ये चीज़ हम यहाँ पे भी फेस कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर बैठी हुई थी तो एक बात कही गई हमारे यहाँ पे, सॉरी टू से, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे औरत को जो है एक सेक्स का सिंबल बना दिया गया है। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि एक मर्द अगर ये काम कर रहा है और वही काम एक औरत कर रही है तो कर सकती होगी, तभी उसके अंदर है, उसमें ये एबिलिटी होगी। आप देखें ना, एक मर्द अगर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस चीज को, देखिए एक तरफ अगर एक बात गवर्नमेंट ये कर रही है तो गवर्नमेंट ने आज तक खवातीन को क्यों नहीं इस प्रोटेक्शन दे पाई है? नहीं, वो जो हेरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला है ना, बाकायदा उसका कानून है, उसकी वुमेन है, खातून बैठी हुई है, बाकायदा वो एंटरटेन करती है। कितने केसेस जाते हैं आप मुझे बताएं बेग साहब, आज तक आप एक फादर हैं, यहाँ पे भी हम भाई फादर होंगे, राइट? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैंने एक बच्चियों का वहाँ पे अमेरिका में केस किया, ठीक है, 2 बच्चियां थी, उनके केस किए। जब बात आई कि आप आए बेटा, आप आकर सामने बोलें ताकि खवातीन को उससे मोटिवेशन मिले और वो बाहर निकले, अपने लिए आवाज उठा सके, उनके वालिदैन ने, उनके भाइयों ने मना कर दिया कि आपने आके कैमरे पे नहीं बोलना। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे बाप ने मुझे लड़ना सिखाया है, मेरे आज तक इस चीज को फेस नहीं किया, लेकिन मैं खड़ी हुई हूँ लड़कियों के लिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है कि हमें ये चीज करनी होगी, हमें इन चीजों से, और ये करेगा कौन? मैं बार बार कहती हूँ, वुमेन एम्पावर जब होती है जब उसको एक मर्द एम्पावर करता है, विदाउट मर्द की एम्पावरमेंट नहीं आ सकती औरत में। बिल्कुल, देखिए पहले मुझे मेरे फादर ने एम्पावर किया, मेरे हस्बैंड ने किया, आज मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े, तो विदाउट मेन हम नहीं एम्पावर हो सकते। अब बाप भाइयों को भी ये सोचना होगा कि अगर मेरी बहन के साथ ये मसला हुआ या मेरी बेटी के साथ ये मसला हुआ तो मेरी बेटी को ये चीज़ करनी होगी कि दूसरी बच्चियों को इस चीज़ पे मोटिवेट करना है, मेरी बच्चियों ने इस चीज़ को जो है आगे लेके चलना। मैं एक फहमीदा मिर्जा साहिबा की एक बहुत अच्छी सी पोयम है, मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़रा ये जो टॉपिक है ना ये बिल्कुल इसके हिसाब से जरूर सुनाइए। उन्होंने कहा, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है,
पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त, मतलब ये हम सबको सोचना चाहिए। वो आप सही कह रही हैं। क्यों जी, ये जो हमारा 50% 51% जो तबका है वो उसको एम्पावर नहीं करेंगे और उसको जॉब में लेके नहीं आएंगे, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये अभी मुझे बात करनी थी ग्रोथ पे कि लास्ट टाइम 4.2% का टारगेट था, 3.7 हुआ और अभी 4% ही रख दिया, यानी पीछे से भी कम। सर अभी भी आपकी ग्रोथ जो है ना वो 3.2-3.3% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जब उसको पॉपुलेशन से को रिलेट करेंगे तो 2.5% के हिसाब से अभी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उससे आपकी ग्रोथ बड़ी मिनिमल है। सर ये सारे सवाल जो है ना, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, दुनिया में देखें, जापान में फर्स्ट टाइम वुमेन प्राइम मिनिस्टर आ गई, इटली में वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, क्रोएशिया में वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, जर्मनी में चांसलर रही, पाकिस्तान में हमारी भी वज़ीर आज़म रही है, अभी इस वक्त सीएम हमारी है, इंडिया में हमारी गवर्नर रही है बेगम राना लियाकत, बांग्लादेश में रही, ठीक है, यूरोप में थैचर रही अपने इंग्लैंड में। तो ये बात सर ये है कि वहाँ पे लीगल राइट मिल गए जी, सोशल राइट अब मिल रहे हैं वक्त के साथ साथ। और पाकिस्तान में भी अब देखें, अभी आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएं, आप एकेडमीज में जाएं, आप सिविल सर्विस में देखें, सिविल सर्विसेज में देखें कि वो मेजॉरिटी फीमेल्स की अब आ रही है, ठीक है, उनको नरिश करने की जरूरत है, ट्रेन करने की जरूरत है, तो काफी ज्यादा आ रही है। आप देखें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखें, कस्टम में देखें, फॉरेन ऑफिस में देखें, तो आ रहे हैं लोग। बस ये है कि सर इस वक्त हमारी इकोनॉमी को जरूरत है ह्यूमन डेवलपमेंट की। जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी तो चीजें नहीं बनेगी। वो थोड़ी चीज को मत देखें, जो बड़ी चीज है उसको देखें, उसके लिए करें क्या करना है। आपने 2040 में आपके पास यहाँ 2050 में 40 करोड़ से ज़्यादा की आबादी होगी, आपने उसको कैसे यहाँ पे देखें, दुनिया में जहाँ जहाँ रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट है ना, वहाँ पे क्राइम भी कोई नहीं है और वहाँ सुकून है। ये आप कम्युनिस्ट कंट्रीज वगैरह को देखते हैं, ये सोशलिस्ट कंट्री में देखते हैं, तो आप देखिए वहाँ पे कोई क्राइम रेट बड़ा लो है, चाहे आप चाइना की मिसाल लें, रशिया की मिसाल लें, और लेकिन वहाँ पे लोगों को इतने ज़्यादा अच्छे पुरतई ज़िंदगी नहीं गुजारे, लेकिन वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, दे हैप्पी। मैं वो कहता हूँ कि वहाँ पे लोगों को नेसेसिटी मिलती है, वहाँ को एजुकेशन मिलती है, हेल्थ की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, उनका फ्यूचर काफ़ी हद तक सिक्योर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कम्युनिज्म है ना, वो आपसे जमहूरियत तो छीन लेता है लेकिन रोटी दे देता है, और जमहूरियत जो है वो आपसे रोटी छीन लेती है, आज़ादी दे देती है। ये जो है ना आसिफ भाई, ये जो इन्फ्लेशन है, ज़ाहिर है इन्फ्लेशन के मुताबिक तो हमारे टैक्सेस वैसे ही बढ़ने चाहिए, लेकिन उसके मुताबिक ना इंडस्ट्री तरक्की कर रही होती है। हमारी एक्सपोर्ट्स का हाल जो है आपने देख लिया, क्योंकि उसमें बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस मुल्क ने ना वो कर्ज़े ले लिए हैं। 82 ट्रिलियन की आज की रिपोर्ट आ रही थी कहीं पे। आप मुझे बताएं कि 82 ट्रिलियन के होते हुए आप ये टैक्सेस कलेक्ट करते रहें याजूज माजूज की तरह, लेकिन वो सारे तो चले जाते हैं डेट सर्विसिंग में, तो क्या बनेगा इस कौम का? सर सवाल तो बड़ा आपका अहम है, यानी ये हम आज से मेरे ख्याल है 50 साल पहले भी यही बात कर रहे थे, आज 50 साल बैठे भी यही बात कर रहे हैं। हो सकता है अगर यही सिचुएशन ही तो 50 साल बाद भी यही बात। में पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम लिया था और आज तक उसी तरह जा रही है। इस पे सर जो कि ये तो मेरा ख्याल है कि गिला हासिल बहस है कि इसका हल क्या है, जो कि जब तक आप एक विल नहीं होगी आप इसको हल नहीं कर सकते इस मकसद को ना। तो वो कोशिश तो कर रही है खैर गवर्नमेंट अपने तौर पे, मगर आपको पता है कि फैक्टर्स ऐसे कुछ नहीं, मुझे लगता है कोशिश नहीं कर रही है। एक डेट मैनेजमेंट सेल था फाइनेंस मिनिस्ट्री में, पिछले 6 महीने से उसका सरबराह ही कोई नहीं है। अगर इनको कोई परवाह होती तो ये उसका कोई एक्चुअली अपने मसले आपको नहीं दिख रहे ना, आपके मसले डायरेक्टली हल हो रहे हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो सारे इतना फैसिलिटेट हैं खुद से, तो उनको पता ही नहीं है इन सारे मसलों का ना। पिस्ता कौन है? अवाम। वो तो बड़े-बड़े जहाज ले रहे हैं जी। वो हाँ जी, देखिए ना क्रिप्टो करेंसी की बातें हो रही हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर। क्रिप्टो पे जरा रोशनास कराइएगा। वो ट्रम्प साहब ने तो बड़े पैसे कमा लिए। इधर भी क्रिप्टो का इशू है, ये जो अभी खवातीन का फार्मर्स का इशू है वो भी क्रिप्टो से रिलेटेड था। सिंगापुर में वो अहमद रजा डाल मिला था और वहां से ही किस्सा कहानी कोई $5 लाख दे दिए
होगी और उसमें से ये क्रिप्टो किधर ले जाएगा जी, हमारे डिजिटल यहाँ पे वो भी अथॉरिटी भी PVRA भी होगी, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी। कुछ बातें अनसुनी रहने दो, कुछ बातें अनकही रहने दो। नहीं, आज जो है ना सही मतलब है वो अदबी माहौल बन गया है। नुसरत ने भी एक बड़ी अच्छी तरह बता दी है, आप ही कह रहे हैं, तो ये 12 ये चीजें जो है ना इसी तरह बात की ना, जो अब इन्होंने अथॉरिटी जरूर बना दी है, बिलाल साहब भी इसके अंदर बड़ा काम करे, मगर अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं कि नुकसान फिर वही गरीब का होगा। अब वो एक लालच के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करेगा, बड़े लोग तो उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। $1,25,000 से आज $62,000 भी आ गया है। हम सोचे ना क्या। बिल्कुल कुछ भी। थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज सिर्फ ऐड करनी थी, आपने वर्क प्लेस हरासमेंट की बात हुई, अब इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अब ये वीमेन तक सिर्फ नहीं है, अब ये मेल जारी है जी बिल्कुल। और ये फोस्पा है, पहले सिर्फ वीमेन को एंटरटेन करना था, अब दोनों को, अब मर्दों को भी करता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी कई सोशल इश्यूज हैं जो आज डिस्कस नहीं कर सके। ये जो खुला और तलाक की रेशो बढ़ी हुई है उसका अपना है। नुसरत साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और नईम भाई एज यूजुअल आई एम रियली ग्रेटफुल आपके टाइम का। आसिफ भाई बहुत मेहरबानी, अभी आपने कोई मेरे प्रोग्राम में फिर भी आना है, क्योंकि ये वाले जो टैक्सेस हैं, ये वाले मामलात अभी हमने और डिस्कस करने हैं। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस ये कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत के साल में यहाँ पे जो टैक्सेशन की सिचुएशन है वो क्या है, और यहाँ पे इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है, कर्ज़ों की क्या सिचुएशन है, और उसके साथ साथ जो हमारे मुआशरती मसले मसाइल हैं, स्पेशली वीमेन हरासमेंट के, और उस पर भी हमने बात की। ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक शहीद की भी बात की हमने, और उसके साथ साथ हमने वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ये देख रहे थे कि यहाँ पे जो वीमेन एम्पावरमेंट का चीज़ें चल रही हैं वो बहुत लिहाज से बहुत अप्रिसिएबल इस सेंस में है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी आज तक प्रेसिडेंट नहीं बन सकी, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रही, आज भी चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ पे मसले मसाइल अपने होंगे, यहाँ की गुर्बत के मसले मसाइल अपने होंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हमारे मुआशरे की हैं जिनको डिफेंड शायद नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत बात ये है कि यहाँ पे सिचुएशन शायद उतनी बुरी भी नहीं है जितनी जो है ना नॉर्मली हम काउंट करते हैं। हाँ, एक चीज़ जो बढ़ रही है जो बहुत बुरी है वो है गुर्बत। उस गुर्बत पे मुआशी लिहाज से हम हमेशा बात करते हैं, गरीब की ज़िंदगी अजीरन है, उस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और सारी कौम को सोचना चाहिए कि उनका मदावा कैसे हो सकता है। ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ये जो मदावा है ना गरीब का, वो करने की ज़रूरत है। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।